प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल कौमी और सूबाई असम्बली की कुल 13 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं। इसमें 6 कौमी असम्बली की सीटें थीं और 7 सूबाई असम्बली की सीटें थीं। एक हरीपुर की सीट को निकाल के बाकी तमाम सीटें पंजाब से थीं। इसमें 2 सीटों पर पीपल्स पार्टी ने भी कंटेस्ट किया। एक मुजफ्फरगढ़ की सूबाई असम्बली की सीट, वहाँ से वो जीत भी गए, और डेरा गाजी की जो सीट थी वहाँ पर नून लीग जीती और पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर रही। पीटीआई ने मजमूई तौर पर इस इलेक्शन का बॉयकॉट कर रखा था 2 सीटों के अलावा। एक लाहौर से NA 129 की थी जो मियाँ अजहर साहब की वफात से खाली हुई थी। वहाँ पर हमाद अजहर साहब ने अपनी फैमिली के एक मेंबर को टिकट दिलवाया था पीटीआई से, और दूसरी हरीपुर से उमर अयूब साहब की अहलिया इलेक्शन लड़ी थी बाबर नवाज साहब के मुकाबले में। पीटीआई को कुल मिलाकर एक सीट पर उम्मीद थी कि उमर अयूब साहब की जो अहलियाँ हैं वो ये सीट जीत जाएंगी, लेकिन ये सीट भी जीतने में वो कामयाब नहीं हो सकी और पीटीआई ने इस पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया है। पीटीआई समझती है कि नताइज को तब्दील किया गया, हालांकि इब्तदा में उनकी लीड 25,000 से ज़्यादा की थी। जब 140-50 पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल हुए थे या 200 के करीब थे, और उसके बाद फिर रात गए उनके नताइज को बदल दिया गया। यह पीटीआई का दावा है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने भी डेरा गाजी खान में नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया है। जो उनके उम्मीदवार हैं वो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नून लीग ने डेरा गाजी खान में धांधली की है, और मजमूई तौर पर वो समझते हैं कि इलेक्शन की जांच होनी चाहिए। लेकिन PMLN ने इस क्लीन स्वीप पर बड़े ज़ाहिर अपनी पॉलिसी के हवाले से उन्होंने बात की है कि ये PMLN की पॉलिसी थी जिसकी वजह से उन्हें ये क्लीन स्वीप करने का मौका मिला और PTI और बाकी सियासी जमातें ये इलेक्शन हार गईं। मरीम नवाज साहिबा को सुन लीजिए, वो क्या कहती हैं। वो कहती हैं कि जी हमने घर में घुस कर मारा है और ये एक रेफरेंडम था। PTI को हरीपुर वाली सीट में वो कह रहे हैं कि घर में घुस कर मारा। सुनिए मरीम नवाज साहिबा ने क्या कहा है। एक बाई इलेक्शन नहीं था, बेसिकली एक रेफरेंडम था जिसका फैसला पंजाब के अवाम ने और इवन KPK के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में किया। हरीपुर हजारा में आपको वोट पड़ा है, मुस्लिम लीग नून को वोट पड़ा है। मुस्लिम लीग नून ने घुस के उनके घर में उनको मारा है, उनके घर में उनके नैरेटिव को शिकस्त दी है, उनके घर में कैदी नंबर 804 को शिकस्त दी है। कैसे? ये अल्लाह ताला के फजल से ये तभी मुमकिन हुआ है जब आपके पास एक एग्जाम्पल थी लोगों को बताने के लिए। इसके अलावा मरीम साहबा ने यह भी कहा है कि जी बॉयकॉट कुछ नहीं था, यहां पर ये इलेक्शन हार गए तो अब कह रहे हैं कि बॉयकॉट था, हालांकि इनके लोगों ने PTI के झंडे लगाकर कैंपेन की। ये भी सुन लीजिए। मायूसी आपको घेर चुकी हो और जब आपको ये पता हो कि आपने इलेक्शन नहीं जीतना, मेरे लिए हालात अब खराब हो चुके हैं। बात ये है कि ये इलेक्शन का बॉयकॉट भी नहीं था। जिसको ये इलेक्शन का बॉयकॉट कह रहे हैं ना, इस तरह की मुनाफिकत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। तमाम हलकों में PTI के उम्मीदवार खड़े थे, उन्होंने PTI के तस्वीरें लगा के, उन्होंने अपने लीडर की तस्वीरें लगा के, उन्होंने कैदी नंबर 804 के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और पोलिंग कैंप्स लगाए, तस्वीरें लगाई, कैंपेन्स की, नाम लेके, और जब हार गए तो कहा हमारा तो बॉयकॉट था। मरियम साहबा ये समझती हैं कि सिर्फ 2 सीटों पर PTI ने इलेक्शन लड़कर नहीं हारा, बल्कि तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ा और हारा। मरियम, नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी इस पर ट्वीट किया। वो कहते हैं कि ज़मीनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों और कारकुनों को दिली मुबारकबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की मेहनत और बेलौस खिदमत मुल्क को सही राह पर वापस ला रही है। पाकिस्तानी अवाम ने तशद्दुद, इंतशार और तखरीबी सियासत को मुस्तरद करके तरक्की, खुशहाली और इस्तेकाम के रास्ते का इंतखाब कर लिया है। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में फैसल चौधरी साहब तशरीफ़ फरमा है, PTI के रहनुमा। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। मुजम्मिल साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। फैसल साहब, ये जो नताइज हमारे सामने आए हैं इसमें PTI को कुल मिला के मेरा ख्याल है एक जगह से उम्मीद थी, कहीं एक मौहूम सी उम्मीद शायद लाहौर से भी हो, लेकिन बहरहाल हरीपुर वाली सीट पर उन्होंने उम्मीद थी कि यहाँ तो हमारी अपनी हुकूमत भी है, धांधली नहीं होने देंगे, जीत जाएंगे। यहाँ भी 50,000 वोटों से ज़्यादा फ़र्क से PTI हारी है, क्यों? देखिए सर, ये जो हरीपुर वाली सीट का इलेक्शन है, ये मैं बिल्कुल इसमें दूसरी राय नहीं है। ये तो हमारी हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, कि ये क्या किया उन्होंने। अगर आप एक सीट का पैरा नहीं दे सकते, धांधली हुई है, उस पर इलेक्शन रिजल्ट्स चेंज किए गए हैं, वो तो रूटीन है इनकी। आपको क्या लगता था कि वो नहीं करेंगे? आपको क्या लगता था कि पहले से नहीं मालूम था? इसीलिए हम कहते हैं ना कि संजीदगी से आपको गवर्नेंस करनी पड़ती है। आपको इतनी बड़ी पार्टी मैसिवली 2/3 से ज़्यादा, हमने अभी सेनेट का इलेक्शन लड़ा है, हमने अभी CM का इलेक्शन लड़ा है, वहाँ पे हमने साबित किया है
आपने ये सीट को इस तरह ईजी लिया। फिर दूसरी बात ये है, हमारी बहन है, उनका पहला इलेक्शन था, वो भी उसको कास्ट करा दिया, गलत बात है। तो अब मैं इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, मेरी लिमिटेशन ज़ाहिर है। आपके ख्याल में क्या करना चाहिए था? सर पहली बात यह है कि आपने इलेक्शन लड़ा तो वहाँ पे फिर आपको इलेक्शन लड़ना था। लड़ना मतलब फाइट, जिस तरह से लड़ाई की जाती, जंग थी हमारी, हमें ये 2-2 टके की बातें नहीं सुननी पड़ती, ठीक है ना जी। वहाँ पे नवाज शरीफ साहब हारे हैं, ये वही इलाके है ना, मानसेरा, हरीपुर, हज़ारा, ये सारा वो एरिया है। नवाज शरीफ वहाँ पे इलेक्शन आ रहे हैं, इन्होंने कौन सा तीर मारा है केपी में कि जीत जाए? इलेक्शन मैनेज किया है। अभी अपना रात को जो है 25-30 हज़ार की लीड कोई भी नहीं जीतता। ये हुकूमत से, इलेक्शन कमीशन से, दूसरे इदारों से आपको क्या कोई बेहतरी की तो थी? तो फिर आपने वहाँ पे क्यों जो है आरओ ऑफिस में ये और वो सारी जगह पे पहरे क्यों नहीं दिया? और पहले सोहेल अफरीदी ने कहा भी कि जी आप धांधली होगी, ज़ाहिर इसलिए कहा होगा ना। उन्होंने मैं यही पूछने वाला था कि एक तरफ तो उन्होंने कहा कि अगर धांधली करोगे तो सुबह का उजाला नहीं देखोगे, बाद में वजाहत उन्होंने की कि अपनी पोस्ट पर सुबह का उजाला नहीं देखोगे, लेकिन तो फिर अभी पोस्टों पे क्या हुआ? तो आप बताएं क्या हो? तो उजाला तो देख रहे हैं, वो तो अंधेरा उजाला तो वो देख रहे हैं। सर बात ये है, बिल्कुल सीधी सी बात है। अभी मैं लाहौर और डीजी खान पे भी आता हूँ आपकी इजाज़त से जी, कि आपने वहाँ पे जो आपको वहाँ पे होना ये चाहिए था कि भरपूर तरीके से अवाम के ज़ोर पे इलेक्शन लड़े। वोटें तो आपने ली, मुझे कोई शक की बात नहीं है कि उमर अयूब की फैमिली ये इलेक्शन जीत चुकी है। अच्छा, आपके ख्याल में धांधली हुई है? बहुत बड़ा धांधला हुआ है। धांधली तो नहीं, धांधला हुआ है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें हमें सबक मिलता है एज ए पोलिटिकल। एक, अगर आपने बायकॉट करना था तो पूरा बायकॉट करना था, लड़ना तो फिर सारी जगह लड़ते। अच्छा, 2 सीटों पे फिर टिकट जो है कारकुनान को दी जाती, वो ज़्यादा बड़ापन होता। कारकुनान को देते, आप अपने घरों में ना रखते। देखें फिर यहाँ से कारकुनान का शिकवा भी बनता है, लीडरों को भी बनता है। अब लाहौर में क्या हुआ है? लाहौर में जो इलेक्शन हमारा, मेरी हाफिज़ फरद साहब से बात हो रही थी, हमारे एमपी हैं, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे इलेक्शन वाले दिन भी कैंपों से उठाए गए बंदे, अरेस्ट किए गए, और 1-2 दिन पहले तो मियाँ उस्मान अकरम को उठा लिया। सही। फिर आप हमें कहते हैं जी कि आप लीडरशिप पे तनकीद करते हैं। और भाई इस लीडरशिप का अचार डालना है, जो वहाँ पे ना जलसा करे, ना रैली करे, ना वहाँ पे जाके कैंपेन करे। और एक लड़का जो है, जो पीटीआई का कारकुन भी उस तरह से फेस नहीं था, उसको आप जाके कर लें। हमाद को सजा हुई, वहाँ पे जा नहीं सकता। आलिया को सजा हुई, वहाँ पे जा नहीं सकती। बाकियों के अपना वहाँ पे मुँह नहीं है। क्या वहाँ पे कितने हमारे एमएनए हैं, ठीक है, कितनों ने जनरल सेक्रेटरी हमारा वहाँ का खोसा साहब वहाँ पे कितने बंदे थे जहाँ पे उन्होंने इलेक्शन, ये सारे बाहर के इलेक्शन लड़ने चढ़े जाते हैं, वहाँ पे खुद को उम्मीदवार सेटल करा रहे हैं। ये इलेक्शन आपने हरवा दिया। दोनों में से एक बात करें ना, या तो फिर पीटीआई के लोग कैंपेन करने के लिए नहीं आए, लोगों को उन्होंने निकाला नहीं है, पीटीआई की कमजोरी है, या फिर आप वो बात करें कि जी उठाया गया, कैंप उठा दिया गया, उखेड़ दिया गया। ये बातें मैंने आपको ये कहा कि पीटीआई के साथ पंजाब में तो ये मामला हुआ है। पीटीआई की लीडरशिप क्या कर रही थी? हम तो दोनों तरफ से सवाल उठाएंगे ना। आप पीटीआई की लीडरशिप पर नहीं गई तो मैं क्या, मैं जी वहाँ पे गए, मैं क्यों उनकी वकालत करूँ जिन्होंने कोई काम नहीं किया? इमरान खान साहब के नैरेटिव को उन्होंने बायकॉट का फैसला किया, इन्होंने 2 सीटों से इलेक्शन लड़वा दिया। क्यों लड़ाया आपने? इमरान खान साहब का नैरेटिव था ना जी, तो इमरान खान साहब के नैरेटिव के साथ रहते हैं। उनका नैरेटिव कामयाब हुआ है। उनका नैरेटिव से आप देखें टर्न आउट कितना लो हुआ है। पीटीआई नहीं थी, जहाँ पे पीटीआई थी वहाँ पे हमने जो केपी में इनको बाबर नवाज को फुल लेवल प्लेइंग फील्ड थी। आप जाके अपने रिपोर्टरों से पूछ लें, उनको जल्द से उनके धरने, ये कैप्टन सफदर वहाँ पे लगा रहा है, सारे बंदे वहाँ पे उन्होंने कैंपेन की है। यहाँ पे इनको क्या था? जाते, अरेस्ट होते, अपना मौक़िफ़ बयान करते, या फिर सारी तरफ लड़ते। अब इन्होंने तो ये किया हुकूमत ने कि 185 में एन 185 डीजी खान में वहाँ पे कासिम गिलानी की और 2 खोसा साहब की और उन सब की आप ट्वीटें निकालें। ये अपने इत्तेहादियों को नहीं छोड़ते तो हमें छोड़ते हैं ये। उन्होंने भी तो धांधली का इल्जाम लगाया ना, ठीक है। अभी वहाँ पे जो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहादी है ना उनके, ठीक है। और मैं आपको ये 6 महीने पहले शायद आपके शो पे भी और सबसे पहले मैंने इस शो पे कहा था कि ये पूरा प्री प्लान है, पीपल्स पार्टी के ऊपर डिपेंडेंस खत्म करानी है और पीपल्स पार्टी को भी ठुड्डे मारने हैं। ये प्लान है। आपने कहा था कि नाहल होंगे और ये इलेक्शन होंगे, और अभी ये 6 हुए हैं ना जी, अभी मजीद होंगे और उन पे भी इलेक्शन होंगे। अच्छा, ये मजीद अभी हो। मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, ये जो ख़ास तौर पर हरीपुर का इलेक्शन है, ये इसके नताइज आपके लिए हैरान कुन तो नहीं है? क्योंकि यहाँ टर्नआउट कम हो गया 7-8%,
लेकिन वोट जो हैं वो जीतने वाले उम्मीदवार के 50,000 बढ़ गए हैं। और दूसरी तरफ अगर PMLN की कारकर्दगी पर ये इलेक्शन है तो फिर लाहौर में जहां पर सबसे ज़्यादा फोकस किया PMLN ने, वहां टर्नआउट सिर्फ 18% क्यों रहा? वहां पर नून लीग के लोग बढ़ चढ़कर वोट डालने क्यों नहीं निकले? मुजम्मिल साहब देखिए, 2 डिफरेंट इलेक्शन हैं। एक बहुत हॉटली कंटेस्टेड इलेक्शन है और एक बहुत कोल्ड इलेक्शन है। एक इलेक्शन है जहां पे वजीर आला से लेकर असद कैसर से लेकर अली मोहम्मद खान से लेकर शहरयार अफरीदी से लेकर सब कैंपेन के लिए गए और पीटीआई की पूरी लीडरशिप वहां मौजूद थी, दूसरी तरफ से नून की पूरी लीडरशिप मौजूद थी और बहुत हॉट कंटेस्टेड इलेक्शन था हरिपुर वाला। दूसरा लाहौर का इलेक्शन था, बहुत ठंडा इलेक्शन था। ना पीटीआई की लीडरशिप वहां गई ना नून की लीडरशिप वहां गई। एक मुझे तो लगता है फिक्स मैच था। हमाद अजहर साहब, मेरी कुछ आज पीटीआई के लोगों से लाहौर में बात हुई, उन्होंने कहा हमाद अजहर साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि ना कोई सख्त तकरीर करनी है, ना किसी बड़े लीडर को बुलाना है, लो प्रोफाइल में इलेक्शन रखना है। अब मुझे नहीं पता हमाद अजहर की ये पॉलिसी किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत थी या वो क्या सोचकर ये पॉलिसी उन्होंने अपने तमाम वोटर्स को, सपोर्टर्स को दी हुई थी। मैंने आज बहुत सारे पीटीआई के लोगों से जो इस हल्के को देख रहे थे उनसे बात की कि यार ये कैंपेन में हुआ क्या। उन्होंने कहा जी जब भी हमाद अजहर को कहा गया कि फलां लीडर को फलां जगह कॉर्नर मीटिंग में बुला ले, हमाद अजहर कहते थे नहीं नहीं नहीं, वो आकर सख्त तकरीर करेगा, वो आकर बयानियां बनाएगा, वो इदारों के खिलाफ बात करेगा तो हालात खराब हो जाएंगे। इलेक्शन को लो प्रोफाइल रखना है, लो प्रोफाइल रखना है। एक लो प्रोफाइल इलेक्शन है, एक हाई प्रोफाइल इलेक्शन है। आप समझे, एक जगह पूरी पीटीआई की लीडरशिप फैसल साहब कह रहे हैं कि करनी किसने थी तकरीर आगे इस तरह? सलमान अकरम राजा कर सकते थे और बहुत से लोग, अलीमा खान को भी बुलाया जा सकता था। उन्होंने घर नहीं जाना, मुजम्मिल भाई उन्होंने घर नहीं जाना सर। फवाद चौधरी साहब ने बुलाया जा सकता थी, ऐसी तो कोई गल नहीं। फैसल साहब ने बुलाया जा सकता थी, वो भी मतलब उन्होंने भी बुलाया, उनको भी तो नहीं बुलाया ना। आप मेरी बात समझे। तो मैं टेक्निकल बात ये कह रहा हूं कि ये 2 डिफरेंट इलेक्शंस हैं। एक लो प्रोफाइल इलेक्शन है, एक हाई प्रोफाइल इलेक्शन है। एक जगह जो है वो हर बंदे को इलेक्शन से एक दिन पहले पता था पीटीआई की कोई कैंपेन नहीं है, कोई बंदा वोट नीचे 2 MP हैं पीटीआई के, मियां असलम इकबाल और मेहर वाजिद की बेगम, दोनों हल्के में मौजूद नहीं थे। और मियां असलम इकबाल साहब के 6-7 भाई हैं, उनमें से एक भी कैंपेन के लिए नहीं निकला हमाद अजहर के रिश्तेदार के लिए। उनको भी गुस्सा था कि उसके रिश्तेदार, ना मेहर वाजिद साहब निकले, ना उनके विंग्स उनके साथ चल रहे थे, ना वो किसी को चलाना चाहते थे। एक लो प्रोफाइल इलेक्शन था जो PMLN के लिए क्लीन स्वीप था। पहले दिन से पता था पीटीआई ने सरेंडर ही कर दिया, नाम का उम्मीदवार खड़ा किया हुआ है। हाँ, उमर अयूब ने इलेक्शन लड़ा है, धड़ल्ले से लड़ा है, पूरा लड़ा है, सीएम को भी बुलाया है, सब लीडर्स को भी बुलाया है और वो फेयर इलेक्शन हार गए हैं। प्रिजाइडिंग अफसर सारे केपी गवर्नमेंट के मुलाजिम थे, ऐसी कौन सी बात है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मुलाजिम सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे जिन्होंने पूरा इलेक्शन अनलाइकली होता है मुजम्मिल साहब के एक कैंडिडेट की तकरीबन 25-30 हज़ार की लीड हो जाए और फिर वो लीड कवर कर ले दूसरा कैंडिडेट। ये बड़ा अनलाइकली होता है कि एक लीड कर रहा है और 50% हल्कों के नतायज, पोलिंग स्टेशन के नतायज आगे हों। नहीं, ये अपने अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स होते हैं। वो एरिया होंगे उमर अयूब के, जो उनके आबाई इलाके एरिया होंगे, वो बाबर नवाज के एरिया होंगे, बैलेंस हो जाता है। आप कहीं तो होता है, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन 1000, 2000, 4000 वोटों का फर्क निकलता है। 25,000 की लीड, ये नॉर्मल बात है, ये इलेक्शन में होता है। वहां पे तो सारे पीटीआई के हैं। अच्छा, नहीं, अब इसमें मुझे ये बताएं ना सर कि टर्नआउट कम होने से दोनों हलकों में सिर्फ पीटीआई का वोट कम हुआ है, यानी PMLN के लोग निकल रहे हैं और पीटीआई के लोग नहीं निकले। ये भी हैरान को नहीं लगता मुजम्मिल साहब? नहीं, बिल्कुल हैरान को नहीं लगता। लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं पीटीआई से, आहिस्ता आहिस्ता उनका वोट बैंक कम हो रहा है। वो अपने वोटर को मोबिलाइज नहीं कर सके, उन्होंने आखिरी दिन लोगों को जो है सर्विस नहीं दी है, उनके कैंप खाली पड़े थे। ये बड़ी नॉर्मल बात है। इलेक्शन लड़ने वाले दिन आपकी परफॉर्मेंस, आपका सब कुछ, लोग पीटीआई से अब डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, वोट बैंक गिर रहा है। ये तो हमने संभड़ियाल के इलेक्शन में भी देखा, जहाँ पे सलमान अकरम राजा और आलिया हमदा सब कैंपेन करने के लिए गए, वहां पे वोट बैंक कम हुआ। नहीं, मगर मुजम्मिल साहब 2 बजे पोलिंग स्टेशनों से उठा के ले गए संभड़ियाल में, 2 बजे के बाद वहां पे भी भगदड़ मच गई
चुक के ला गए सारे वो बक्से, ठीक है, टक। सर बात ये नहीं है कि मैंने कल भी बात की है जो लाहौर के पीछे, मैंने कहा अगर आपके इतने दगरगू हालात है तो आपने बाइकआउट क्यों नहीं किया? आपको बाइकआउट कर देना चाहिए था। देखिए ना, एक आप एहतजाज रिकॉर्ड कराने का भी तरीक़ेकार है। अब ये कहते हैं जी कि वहाँ पे वो हमाद ने, क्योंकि हमाद ज़रा जवाब नहीं दे सकता तो शायद उस पर डाल दिए सारे PTI वालों ने, जो जिनसे मुजम्मिल सरवर्दी साहब की दोस्ती है, तो कोई मतलब वो कैंडिडेट पे भी थोड़ा फर्क पड़ता ना। हमाद साहब ने जो उसको दिलाया टिकट, एक तो PTI ने उनकी सवाबदीद पर छोड़ दिया कि आप अनाउंस करें। अगर जब आप टिकट पार्टी से हट के अपनी मर्जी से दिलाएंगे तो फिर लड़ेंगे नहीं इलेक्शन भी। हाँ, तो फिर कहाँ लड़ा उन्होंने? तो फिर नहीं लड़ा, तो फिर ये तो वो आप वो जाने और वो उनके, क्योंकि ये तो पार्टी लीडरशिप को भी एतराज था कि जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कौन है, उसका तारुफ क्या है। तो फिर ये टिकट किसने करवाया था जाके? किसने करवाया? जनरल सेक्रेटरी ने। वही जाता था ना अंदर मीटिंग में खान साहब के पास, उसी ने करवाया था ना, और किसने करवाया उन्हें? मतलब बात सुने ना, आपको जिम्मेदारी PTI में लेने वाला कोई नहीं है इस चीज़ की कि जी हमने ये काम किया है। देखिए हमारी पार्टी में एक एज है, ये लीवरेज किसी और पार्टी में नहीं है। मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ ना, मैं खान साहब के सामने भी बात कर सकता हूँ और मैं सवाल उठा सकता हूँ अपनी लीडरशिप के पास। मैं बतौर कारकुन कह सकता हूँ कि ये काम तुमने गलत किया, और वो जवाब देते हैं। खान साहब भी हमारी बातों का जवाब देते हैं, ठीक है। धांधली शांधली सबको, आप बाइकआउट क्यों नहीं किया आपने 3 दिन पहले? आपने सारा नैरेटिव अपने गले डलवा लिया, ठीक है। अगर आपने बाइकआउट किया होता टाइम से, और लोगों ने कहा कि देखें वहाँ पे मियाँ उस्मान अकरम की जिस दिन उन्होंने अरेस्ट की, बाकियों की, उन्होंने कहा जी आप मियाँ साहब इकबाल साहब का नाम है, मैंने मियाँ साहब इकबाल का घर भी नहीं छोड़ा उन्होंने, उसकी बच्ची का जहेज भी जो है वो लेके चले गए। वो बेचारा वहाँ पे तो कोई उनको रहने नहीं देते। कल हमाद साहब की अपनी एक वीडियो आई थी जिसमें वो कहते हैं कि देखें जी जो इस वक्त टर्न आउट है वो सिर्फ 5% है। तो ये तो वो भी तस्लीम कर रहे हैं ना कि भाई कारकुनों को निकालने के में नाकाम रहे। ये तो चार्जशीट है खुद हमाद अजहर के खिलाफ, पार्टी को तो उनके खिलाफ। मैंने वो वीडियो नहीं देखी, लिहाजा मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ओवरऑल देखें ना, आप ये कहते हैं कि आज मरीम बीबी ने कहा, अच्छा मरीम बीबी तो और भी बड़ा छोड़ती हैं, उन्होंने कहा जी मैं पहली खातून हूँ जो जेल में गई पाकिस्तान की तारीख में। उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो, शैला रजा समेत पीपल्स पार्टी की अपना ये शर्मिला बीबी समेत और कारकुनान, आप पीछे चले जाएं, फातिमा जिन्ना, बेगमराना लेकर कौन कौन नहीं गया, ठीक है। उन्होंने खुद को वहाँ पे भी झांसी की रानी बना के उन्होंने कहा जी अच्छा मैं ही सामने पहले गई। और उनको तरीका पता ही नहीं, ना वो पढ़ते हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं, ना पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो दोनों इलाकों में जहाँ पे इलेक्शन लड़ा, एक तो इलेक्शन लड़ना गलत था, लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट, ये बिल्कुल गलत। बॉयकॉट के बाद गलत था। ये भी तो हो सकता है कि इमरान खान का फैसला ही गलत हो बॉयकॉट करने का, इलेक्शन हर हाल में लड़ना ही चाहिए था। नहीं, देखें इमरान खान साहब का फैसला कामयाब हुआ। आप फैसलाबाद से देखें, वो हल्कों के आपके पास रिजल्ट पड़े होंगे, फॉर्म वहाँ पे 13% भी टर्न आउट हो। यानी जिस इलेक्शन में PTI नहीं है ना, जिस इलेक्शन में PTI नहीं है ना, उसकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है। देखें 2024 फरवरी में लोगों ने इमरान खान को वोट दिया, इलेक्टोरल प्रोसेस से लोग क्यों डिस्कनेक्टेड हो रहे हैं? ये PTI से डिस्कनेक्ट नहीं हो रहे। मैं ये मुजम्मिल साहब की बात पे बसद एहतराम तस्दीक करूँगा कि मुजम्मिल भाई ये इलेक्टोरल प्रोसेस से लोग जो हैं वो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। वोट घोड़े को डालते हैं, निकल खोते को आता है, तो ऐसे प्रोसेस को कौन एडमायर करेगा? तो अगर ये ऐसा है तो ये तो है ही ऐसा नहीं, अगर ये है तो फिर तो सूट करता है। ये तो नहीं, तो मौजूदा ये वोटों से आए, ये वोटों अवाम की वोटों से आए। अगर ये वोटें हैं तो फिर मैं तो सर ओ भाई फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये तो इन्होंने इत्तेहादी इनके लगा रहे हैं। पीपल्स पार्टी वाले नहीं कह रहे कि जी हमसे धांधली हुई है। उन्होंने कहा है ना, कासिम गिलानी की ट्वीट है, खोसा की ट्वीट है, बाकियों की ट्वीट है। अभी मेरे 2 शोज में शर्मिला भी मेरे साथ थी, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास एविडेंस है, बड़ा हार्ड कोर कॉन्क्रीट एविडेंस है कि 185 में। तो मैंने कहा जो आपके साथ कर सकते हैं दुश्मनों के साथ क्या करते होंगे? ये तो अब इखलाकियात से, आइन से मावरा होगी ना सारा मुल्क। इसमें तो 27वें के बाद अब आप ये कहें कि जी ट्रिब्यूनल्स हैं, तो पुराने ट्रिब्यूनल्स ने क्या किया है जो अभी तक ये करेंगे? ठीक है, वक्त मेरे पास ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका मुजम्मिल साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। फैसल साहब आपका भी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से पूछते हैं कि ये जो डेरा गाजी खान में वो धांधली के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो फिर इन ओवरऑल इलेक्शंस को वो कैसे मानेंगे? और ये जो बात अभी हो रही है कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन में जा सकती है आइंदा चंद महीनों में, तो उससे भी बात करते हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्टिसिपेशन और इसके अलावा जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन लड़ा क्या उस पर वो मुतमईन हैं, और इसके अलावा जो 28वीं तरमीम के हवाले से जो अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे, इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। शाजिया मरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं और सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है पीपल्स पार्टी की। बहुत शुक्रिया शाजिया साहबा, खुशामदीद। सबसे पहले तो ये बताइए कि ज़िमनी इंतखाबात में क्या मजमूई तौर पर आप सेटिस्फाइड हैं इसके नताइज से? ख़ास तौर पर डीजी खान में पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और रिगिंग की तरफ इशारा किया था। क्या बशमूल डीजी खान आप मुतमईन हैं ज़िमनी इंतखाबात के इनेकाद और नताइज पर? देखिए, अभी तो क्योंकि इलेक्शन हुआ है, बाय इलेक्शन, और जहां जहां पार्टी के कैंडिडेट्स ने लड़ा है, आपको पता है कि एक अंडरस्टैंडिंग भी हमारी, क्योंकि हम एलाइज हैं PMLN के, तो कुछ अंडरस्टैंडिंग भी थी बाय इलेक्शन के अंदर, जिसके तहत हमने अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो मुख्तलिफ सीट्स पे खड़े किए थे और चंद एक पे एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग या अरेंजमेंट था, तो वहां पर हमारे कैंडिडेट्स नहीं थे। लेकिन जहां हमारे कैंडिडेट्स थे वहां पर एक जो MPA की नशिस्त निकली है वो तो आपको पता है पंजाब, साउथ पंजाब से, और एक जो हमारी कौमी असेंबली की नशिस्त थी उस पर एक यकीनन हमें सेटबैक है। लेकिन अभी हमारे जो कैंडिडेट वहां पर टिकट होल्डर हैं उनके कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनके हवाले से उन्होंने ग़ालिबन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज। उसकी तमाम तर तफसीलात अभी तक मेरे पास नहीं पहुंची, लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो कुछ हमारे सामने आए हैं। वो यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन से भी रुजू करेंगे, और अगर आप मजमूई तौर पर मुझसे पूछें तो यकीनन जहां हमें इस तरह का एक सेटबैक हुआ है या तहफ़्फ़ुज़ात हमारे कैंडिडेट को नजर आए हैं उस पर भी जायजा लिया जाएगा, और दीगर जगहों पे जहां पे इलेक्शंस हुए हैं वहां पार्टी की क्या परफॉर्मेंस रही है या क्या हो सकती थी उस पर बात की जाएगी। तो एक बुनियादी जो तज्जिया है वो तो पार्टी इस पर जब खुद असेस करेगी तो हम आपके साथ शेयर कर सकेंगे। लेकिन एक नशिस्त जो कौमी असेंबली की साउथ पंजाब की दोस्त मोहम्मद खोसा साहब की है उस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कैंडिडेट ने उसका इजहार खुद किया है, और मैं समझती हूँ कि इस तरह का माहौल नहीं बनना चाहिए जहां पर संगीन तहफ़्फ़ुज़ात का पीपल्स पार्टी को सामना हो या इजहार करना पड़े। लेकिन हमारे कैंडिडेट ने जो चीज़ें उठाई हैं, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इलेक्शन कमीशन से रुजू करने पर इलेक्शन कमीशन भी अपना इंडिपेंडेंट रोल उसमें अदा करेगा। और बाकी इलेक्शन प्रोसेस है, इलेक्शन के अंदर हमें यकीनन हिस्सा लेना होता है। ये जमहूरियत का एक हुस्न है, जमहूरियत का एक प्रोसेस है, और हम इसलिए कहते हैं कि इलेक्शन की जो बुनियादी जो उसूल हैं, जो प्री रिक्विजिट है, वो उसकी शफाफियत है, इक्वल जो ग्राउंड है, लेवल प्लेइंग फील्ड है, वो ज़रूरी है किसी भी कैंडिडेट के लिए। तो पीपल्स पार्टी को इस तरह के मसले मसाइल का सामना ज़रूर है, मैं इससे इनकार नहीं करूंगी, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये सिचुएशन कोई बेहतरीन सिचुएशन नहीं है, लेकिन इसमें अगर हमने कुछ गेन किया है तो वो अच्छा है, और अगर हमने जो गेन कर सकते थे और नहीं किया उस पर हमारी अपनी क्या असेसमेंट है, वो अभी हमारी पार्टी की इंटरनल जो प्रोसेस है उससे ये तमाम चीज़ें गुजर रही हैं। सही है। शाहिद साहब, जैसे कि आपने कहा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी थी PMLN के साथ कई सीटों पर, क्योंकि आप उनके तहादी भी हैं मरकज़ में, ऐसे ये किस किस्म की अंडरस्टैंडिंग है कि आप 6 सीटों पर, तो 6 कौमी असेंबली की सीटों पर, और इसी तरह से जो है वो मुतअद्दिद जो सूबाई असेंबली की सीटें हैं उस पर उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जवाब में वो आपको किसी सीट पे सपोर्ट नहीं कर रहे? यानी क्या अगर आप 5 या 6 कौमी असेंबली की सीटों पर उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं तो डीजी खान की एक सीट पर नून लीग को आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए था? आपने क्या गेन किया इस अंडरस्टैंडिंग से? नहीं, फेयर बात है, आपकी कोई बात से मैं इख्तलाफ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आप फेयर क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे, और उसको ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई दिफा करूँ या दिफा बनाऊँ। मैं अभी चेयरमैन साहब का ट्वीट पढ़ रही थी, उन्होंने 2 रोज़ कबल इलेक्शन से पहले ट्वीट किया है कि टुमारो देयर आर 2 बाई इलेक्शंस इन साउथ पंजाब, जिसमें उन्होंने PP 269 मुजफ्फरगढ़ का जिक्र किया है, अपने कैंडिडेट मियाँ अलमदार कुरैशी साहब का जिक्र किया है, और दूसरा NA 180
185 डीजी खान, उन्होंने लिखा है वेयर दोस्त मोहम्मद खोसा इज द पीपल्स पार्टी कैंडिडेट। तो उन्होंने उनकी इलेक्शन कैंपेन को भी कॉम्प्लीमेंट किया है और यकीनन बड़ी इंप्रेसिव इलेक्शन कैंपेन्स हुई हैं ये दोनों खास तौर पे। और नतीजा अगर हमें उस तरह का नहीं मिला जिस तरह की हमारी इलेक्शन कैंपेन थी, और उसमें हमें बहुत बड़ा सेटबैक है, हमें जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने कुछ वीडियोस भी देखी हैं खोसा साहब की, जहां पर वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनसे सवालात कर रहे हैं और वो बाकायदा एविडेंस के साथ बात कर रहे हैं कि कई चीजें उन्हें लग रही हैं कि वो उस तरीके से नहीं हुई हैं जो एक इलेक्शन प्रोसेस में होनी चाहिए, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी नजर आए। तो ये ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़ी प्रीरेक्विजिट है, मैंने जैसे आपसे कहा, और ये उनका हक है न सिर्फ बतौर एक मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बल्कि एक कैंडिडेट जो एक हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं जहां उनको लगा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, तो ये उनका हक है कि वो इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। और आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से मैं इलेक्शन कमीशन से भी ये कहूंगी कि उनको भी एक इंडिपेंडेंट इदारे की हैसियत में रोल अदा करना चाहिए, ताकि जो इलेक्शन लड़ रहा हो या इलेक्शन जीते हारे एक अलग स्टोरी है, लेकिन जो इलेक्शन लड़ रहा हो उसको ये ना लगे कि उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, उसके साथ ज्यादती हुई है और कोई प्री पोल रिगिंग हुई है या बाकायदा इलेक्शन डे पे रिगिंग हुई है। इस तरह की फीलिंग नहीं आनी चाहिए किसी कैंडिडेट को। शाहिद साहब, जनूबी पंजाब निकाल के बाकी जहाँ जहाँ पर भी इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर पीपल्स पार्टी का ना होना वो इस तासुर को जन्म देता है कि पीपल्स पार्टी वहाँ कमज़ोर है, इसलिए उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। वरना जहाँ आप मजबूत थे या इलेक्शन लड़ सकते थे वहाँ आपने नून लीग के मुकाबले में भी खड़े होकर इलेक्शन लिया और अपनी जो इत्तेहादी होने का भी जो है वो इत्तेहादी होना भी आड़े नहीं आया। तो ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है कि जहाँ आप नहीं लड़े हैं वहाँ बहुत कमज़ोर हैं इसलिए नहीं लड़े हैं? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि एक ही एग्जाम्पल है जिसको हम देख सकते हैं। हरिपुर का इलेक्शन ले लें आप मिसाल के तौर पर, अब चित्राल का इलेक्शन होने वाला है, तो एक अंडरस्टैंडिंग है ना कि जहां रनर अप की पोजीशन है और आपको पता है कि उसमें पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम आपको स्पेस देते हैं, अगर आपने वहां से इतने वोट्स हासिल किए हैं और फिर आप हमारी स्पेस की रिस्पेक्ट करें जहां हमारा वोट बैंक उस तरह का है, तो एक अंडरस्टैंडिंग है व्हिच इज जस्ट लिमिटेड टू द बाय इलेक्शन। इससे आगे कोई इस कहानी नहीं जानी। जनरल इलेक्शन में हमारा अपना वोट बैंक है, हमारा अपना मंशूर है, सबसे बड़ी बात है, हमारे अपने नजरियात हैं। तो हम ये सारी चीजें हमारे सामने होंगी जब हम जनरल इलेक्शन में जाएंगे, तो कोई अलायंस नहीं होती है। लेकिन इस वक्त चूंकि हम एलाय उनके हैं, कैबिनेट में नहीं है, हुकूमत में मतलब काबीना का हिस्सा नहीं है, वजारतें नहीं लेके बैठे, लेकिन हमने एक उनको सपोर्ट दी हुई है गवर्नमेंट फॉर्मेशन में और दीगर मामलात जो गवर्नमेंट को जहां जरूरत पड़ती है पीपल्स पार्टी की। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि इसमें कोई गिव एंड टेक होना चाहिए और उनको भी ये चीज ऑनर करनी चाहिए, और हम इस बात का जायजा लेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी तो बाई इलेक्शन गुजरे हैं, पार्टी इस बात का जायजा लेगी, क्योंकि चित्राल में भी इलेक्शन हो रहा है। हरिपुर में एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जी अगर आपने यहाँ पे इंटरेस्ट शो किया है तो चित्राल में हमारा इंटरेस्ट है, कुछ और ग्राउंड रियलिटीज है, वह हमारी पोजीशन है, हमारी स्पेस है, तो लिहाजा आप वहां अपना कैंडिडेट ना खड़ा करें। तो ये अगर मामलात तय पा जाएं और दोनों जमातें, पीपल्स पार्टी तो मनोवन इस पर, जब एक हमारी जमात से एक फैसला आ गया है तो हमने उस पर अग्री करना है, लेकिन अगर नून लीग में ये चीज नहीं इम्प्लीमेंट होती है तो फिर ये नून लीग को सोचने की जरूरत है। और यही वजह है कि हरिपुर में हमें, क्योंकि चित्राल में हमें नहीं नजर आ रहा कि वो अपने कैंडिडेचर से पीछे हट रहे हैं, तो इसीलिए हरिपुर में हमने एक कैंडिडेट दिया। गो के हमने उसमें उस तरीके से काम नहीं किया जो कि फुल फ्लेज कैंपेन होती है, लेकिन फिर भी वो एक चीज बिटवीन चित्राल एंड हरिपुर डिसीजन था। तो अब चित्राल के इलेक्शन होने हैं, तो मैं यही कहूंगी नून लीग से कि अगर कोई एक अंडरस्टैंडिंग दो पॉलिटिकल पार्टीज में, पीपल्स पार्टी की कोई कमजोरी नहीं है, जो कि आपने कहा एक तासुर जाता है, कोई कमजोरी नहीं है, एक अग्रीमेंट है, एक अंडरस्टैंडिंग है, जिसको बतौर एक पॉलिटिकल जमात के, एक मैच्योर पॉलिटिकल जमात के पीपल्स पार्टी ऑनर करती है, तो इसको ऑनर नून लीग को भी करना चाहिए। सही है। शाहिद साहब, क्या आप शवाहिद इकट्ठे करने के बाद पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास जाएगी या ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त दायर करेगी डीजी खान में होने वाले मुबैना धांधली या बेज़ाब्तगियों के हवाले से? जी, बेज़ाब्तगियां जो है उसकी निशानदेही हमारे, जैसे मैंने कहा कि कैंडिडेट कर रहे हैं खोसा साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और उसकी भी तफसीलात सामने
वक्तन फवक्तन आती रहेंगी, और यकीनन अगर वो ये इरादा करेंगे बतौर एक टिकट होल्डर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो पार्टी उनके साथ खड़ी होगी, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हमारे तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, और उनकी शिकायत जो हैं वो यकीनन रजिस्टर होंगी, और उसमें पीपल्स पार्टी उनके साथ होगी। तो अब ये तो कैंडिडेट एक हमारा सारी तफसीलात जो है वो इकट्ठी करेगा, अपना केस तैयार करेगा। बहुत सारी बातें तो मीडिया के तवज्जुद से या सोशल मीडिया के ऊपर जो हम फुटेजेस देख रहे हैं उसके ज़रिए हम तक पहुंची हैं, लेकिन जो डिटेल्स हैं उनकी वो फिर कैंडिडेट इकट्ठी करेगा, और हम यकीनन उनके साथ खड़े होंगे इलेक्शन कमीशन के साथ जो मामलात होंगे उसके हवाले से। शाहज़ हमारी साहब, 27वीं तरमीम जब हो रही थी तो वो तो हमने देखा कि बिलावल साहब ने पहली मरतबा ट्वीट करके बताया सबको कि इस प्राइम मिनिस्टर साहब अपने एक वफ्द के साथ मिले हैं और उन्होंने उस पर ये फलां चीज़ों पर बातचीत की है। तो पहली मरतबा कौम को इंकिशाफ तब हुआ जब बिलावल साहब ने ट्वीट की, लेकिन अब 28वीं तरमीम का जिक्र शुरू हुआ है तो खुद हुकूमती वज़रा ने इस पर बातचीत करना शुरू की है, और वो कहते हैं कि 28वीं तरमीम आ रही है और उसके कुछ मौज़ूआत भी वो बता रहे हैं। क्या इस सिलसिले में फॉर्मली पीपल्स पार्टी के साथ कोई बातचीत हुकूमती वज़रा ने या हुकूमती वफ्द ने किसी ने आकर की है, या 28वीं तरमीम अभी सिर्फ हुकूमत की मीडिया के जरिए की जाने वाली कुछ चीजें हैं, पीपल्स पार्टी तक ये बात नहीं पहुंची? देखिए, आप फर्क देख लें ना, आप दो चीजों का फर्क देख लें कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी कयास आराइयां हो रही थी, बहुत सारी स्पेकुलेशंस थी, चंद लोग बात टेलीविजन पे भी कर रहे थे, और इसके नतीजे में हमसे भी पूछा जा रहा था। मैंने काफी प्रोग्राम्स किए, मेरे साथियों ने काफी टेलीविजन प्रोग्राम्स किए जिसमें उनसे बार बार ये पूछा जा रहा था कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, उसमें ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो हमारे लोगों ने बशमूल मेरे, हम सब ने यही कहा कि जी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारी जमात से अभी तक ऑफिशियली कोई भी चीज शेयर नहीं हुई है, लिहाजा हमारे लिए इस पर कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन जो ही हुकूमत ने हमारी जमात को एतमाद में लिया, गालिबन 3 नवंबर की तारीख थी जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक एक्स जो अकाउंट है उनका, उस पर उन्होंने पोस्ट किया कि जी ये बातें हुई हैं, ये प्रपोजल्स हमारे सामने आए हैं, और 6 तारीख को हम अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे जब सदर साहब कतर के ऑफिशियल दौरे से वापस आएंगे। तो यही थी ना बातें। तो अब फर्क देख लें कि हम उस वक्त तक बात नहीं करते जब कोई चीज हमारे साथ बाकायदा ऑफिशियली प्रॉपर चैनल के जरिए शेयर ना हो। लेकिन अगर नून लीग के कुछ लोग, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स अगर ये बात कर रहे हैं तो, और इससे कबल कर रहे हैं कि उन्होंने किसी और पॉलिटिकल जमात को एतमाद में लिया हो, तो मैं इस प्रोफेशनलिज्म पे कोई कमेंट नहीं करना चाहती। अगर वो मीडिया में आके ये बातें कर रहे हैं तो फिर बेहतर ये होता कि अपनी एक बहुत अहम जो एलाय जमात है, आई मीन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एलाय पार्टी जो उनके साथ अलायंस में बैठी है, उनको एतमाद में लेना जरूरी था, ना कि टॉक शोज पे जाकर इस तरह की बात करना। तो मैं इस रवैये पे कमेंट नहीं करना चाहूंगी। फिर ये कहेंगे कि पीपल्स पार्टी की स्पोक्स पर्सन ने हम पर ये कमेंट कर दिया, लेकिन उनको खुद सोचना चाहिए कि इस तरह की बातें मीडिया में करने से पहले उनको चाहिए कि उस पॉलिटिकल जमात को ऑन बोर्ड लें जिससे कि उन्हें सपोर्ट चाहिए। उनसे तो उन्होंने बात नहीं की है, लेकिन आप तक या दीगर लोगों तक इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो मैं यही कहूंगी कि फिर बाद में वो बैक ट्रैक भी कर लेंगे। हम तो वो बात करते हैं जिससे हम बैक ट्रैक ना कर सकें, हम वही बात करते हैं। और फिर हमने ये भी कहा था कि जो प्रपोजल्स उन्होंने हमें दिए थे उस पर हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की 2 रोजा जो मीटिंग्स रही हैं, उसके दोनों दिन पर, उसके इख्तिताम पर हमारे चेयरमैन ने खुद मीडिया को ब्रीफ किया है ताकि कोई मैसेजिंग भी खराब इधर उधर ना हो जाए, कोई ऐसा लफ्ज भी इधर उधर, कि इतना हसास मामला था। जिन चीजों पर हम अग्री कर सकते थे हमने किया, जिन चीजों पर हमारे लिए अग्री करना मुमकिन ही नहीं था हमने उस पर अग्री नहीं किया, और हमने वजाहत के साथ बताया कि जी हमने ये बातें इसलिए नहीं की और ये बातें इसलिए हुई। तो मैं समझती हूँ कि इस क्लैरिटी के साथ और एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए काम करने की जरूरत है। किसी जमात ने, आप मुझे बताइए कि किसी और जमात ने पार्टी की मीटिंग बुलाई? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी एक हाईएस्ट फोरम है हमारी पॉलिटिकल पार्टी का, उसकी मीटिंग्स बुलाई गई, उसमें सीरियस डिस्कशन, सीरियस उसके ऊपर बहस हुई, बात हुई, हर एंगल से देखा गया। हमें वक्त कम मिला, हमारी ये यकीनन एक
एक शिकायत रही है कि शायद मामलात ज़्यादा और जो है वो क्लियर होते अगर बात की जाती, और जो चंद प्रपोजल जिस पर हम अग्री नहीं कर सके चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से या दीगर मामलात जो सीसी से रिलेटेड हम अग्री नहीं कर सके, इसलिए क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था और ऑप्शंस टटोलने का भी टाइम नहीं था हमारे पास। तो जो तो शायद साहब आपने ज्यादा वक्त क्यों नहीं मांगा? आपकी पार्टी ने, आप कह देते कि 2 हफ्ते के लिए इसे डिले कर दें, आप वक्त मांग सकते थे, लेकिन आपने नहीं मांगा। नहीं, हमारी पार्टी ने वक्त जरूर मांगा, लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी इनएबिलिटी शो की। उनके कुछ मामलात थे जो चाह रहे थे कि वो मामलात इस टाइम फ्रेम के अंदर हो जाए, तो उस टाइम फ्रेम के अंदर तो फिर हर चीज नहीं मुमकिन थी हमारे लिए, इसलिए हमने कुछ चीजों से माजरत की। वो क्यों चाह रहे थे आपके ख्याल में कि ये इस टाइम फ्रेम में हो जाए और उसे आगे नहीं? ये तो मेरा ख्याल है वो खुद ही बता सकेंगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? I will not like to speculate. Okay. आपने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट अलाय एंड पॉलिटिकल पार्टी, वेरी इंपॉर्टेंट अलाय, आपने पीपल्स पार्टी के बताएं क्या हम नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट अलाय? बिल्कुल सही है। मतलब हमारे बगैर क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकते? लेकिन अब आज के जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं कल, इनफैक्ट उसके बाद उन्हें सिंपल मेजोरिटी तो हासिल हो गई है, यानी प्राइम मिनिस्टर को एतमाद का वोट देने के लिए अब जरूरत आपकी नहीं रही कम अज कम। तो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंस में थोड़ी सी कमी हो गई है? मेरा तो ख्याल है अखलाकी तौर पे इस तरह नहीं उनको सोचना चाहिए, लेकिन अगेन अभी अखलाक की डेफिनेशन जो है ना वो बहुत मुश्किल है समझना। बट मॉरली ऑल्सो, इवन इफ न्यूमेरिकली दे हैव नंबर्स, आई स्टिल थिंक दैट दे शुड ऑनर द एग्रीमेंट जो दोनों जमातों के दरमियान इस हुकूमत की तश्कील के वक्त किया गया था। उसमें बहुत सारे नुकात हैं जिस पर अभी भी अमल करना ज़रूरी है, और मैं समझती हूँ कि ये अखलाकी जो जुर्रत है वो दिखानी ज़रूरी है। पॉलिटिकल जो फील्ड है या पॉलिटिक्स के अंदर जहाँ अखलाकी कदरें हम खो देते हैं, वहाँ पर हम पॉलिटिकल ग्राउंड भी लूज करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि नून लीग ने अगर एक चीज़ पर अग्री किया था तो उनको उस अग्रीमेंट को ऑनर करना चाहिए, और अगर आज उनके पास कुछ नंबर्स आ गए हैं जिससे कि उनकी सिंपल मेजॉरिटी बनती है, तो उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि पीपल्स पार्टी अब भी उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एलाय है। एक अनरिटन एग्रीमेंट की और भी बात हो रही है, और वो पीएमएलएन के लोग कर रहे हैं। शाहजेब अली साहबा, वो बलोचिस्तान में कह रहे हैं कि हमारा 2.5 साल का एक फॉर्मूला बना है। पीएमएलएन के लोग ये क्लेम कर रहे हैं, क्या ऐसी बात है बलोचिस्तान में? देखिए, वो तो मैं इतना ज़्यादा तफसील नहीं है मेरे पास, लेकिन जो एक चीज़ की तफसील है वो मेरे पास सिंध के अंदर गवर्नरशिप के हवाले से है कि वो एक अग्रीमेंट था दोनों जमातों के दरमियान जिस पर अमल नहीं हुआ है। तो मेरा ख्याल है जब आप नून लीग से मिले तो आप उनसे ज़रूर पूछिए कि जो सिंध की गवर्नरशिप के हवाले से एक अग्रीमेंट दोनों जमातों के दरमियान इस हुकूमत की तश्कील के वक्त हुआ था, वो क्यों नहीं अब तक इम्प्लीमेंट हो। और उसके मुताबिक कब गवर्नर को तब्दील होना चाहिए था? हम डेट को बहुत आगे गुजार चुके हैं। इट्स हाउ वुड यू से कि लेट फी लग गई है अब। हाँ, बहुत ज्यादा। तो इस पर क्या आपने कोई रिमाइंडर भेजा है, उन्हें याद दहानी कराई है कि भाई देखिए ये तब्दील होना चाहिए और अब गवर्नर आ जाना चाहिए? और ये तो जाहिर है सदर का नुमाइंदा होता है और प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं, आसिफ जरदारी साहब हैं, तो तब्दील करने में क्या रुकावट है? ये तो फिर वो बताएंगे ना उन्हें क्या रुकावटें हैं, बल्कि ये एग्रीमेंट उनका है। जितनी हमें ये चीजें याद हैं उतनी उन्हें याद होनी चाहिए, क्योंकि दोनों जमातों के उस पर दस्तखत है। और दस्तखत से बड़ी बात है यू नो द एग्रीमेंट। देखें, पॉलिटिक्स में मैं तो किसी को जबान दे के भी नहीं फिरती। ये मेरे ये ज़र्फ में शुमार होता है, ये मेरी क्रेडिबिलिटी में शुमार होता है। तो हम तो कहते हैं ना, जो लोग जबान देके फिरते हैं उन्हें हम यू टर्न का लकब देते हैं। तो अगर पीएमएलएन जबान देके या चले एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट पे साइन करके फिर जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? तो मैं ये समझती हूँ कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, दे शुड ऑनर दैट एग्रीमेंट। हमने बार बार इनसे ये कहा है कि एग्रीमेंट्स ऑनर किए जाने चाहिए, जबान भी ऑनर की जानी चाहिए, जबान से भी इंसान को नहीं फिरना चाहिए। और पॉलिटिक्स में तो खास तौर पर इन बातों का इसलिए ख्याल रखना चाहिए क्योंकि आप अपनी क्रेडिबिलिटी पर जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। और जिन जिन लोगों ने यू टर्न लिए हैं, जो लोग अपनी जबानों से फिरे, उनकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान ही हुआ है। तो मैं तो यही आपके तवज्जुह से इन्हें एक और दफा मशवरा दूंगी कि आप अपने उस एग्रीमेंट पर जाएं। आपको हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं है, आप इक्वल पार्टनर्स हैं उस चीज के अंदर। और
उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपके पास आ गया है ना जी। गवर्नमेंट में आप हैं, आपने गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया, आपने अपना प्राइम मिनिस्टर बना लिया है, जो कि हम समझते हैं हमारे लिए भी बहुत काबिल एहतराम है। लेकिन फिर एहतराम इस बात में भी है कि आप किए गए मुआहदे या ज़बान पर खड़े और कायम रहें। बहुत शुक्रिया शाज़िया मरी साहबा, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन शाज़िया मरी साहबा हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने इंकशाफ किया कि हमारा नून लीग के साथ एक एग्रीमेंट था कि एक मुकर्ररा वक्त पर गवर्नर सिंध को तब्दील कर दिया जाएगा, लेकिन उस एग्रीमेंट को ऑनर नहीं किया गया। और वो कह रही हैं कि इसकी तारीख गुजर कर हम बहुत आगे आ चुके हैं, इस पर लेट फीस लग चुकी है, ये शाज़िया मरी साहबा का कहना था। और वो समझते हैं कि उन्हें जो PMLN ने उनके साथ एग्रीमेंट किया था उसका उन्हें पास करना चाहिए। यह आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।